वेरी गुड नॉट टू ऑल डियर गर्ल्स। तो आज हम समझेंगे कि कार्बाइड्स होते क्या है। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में हमने लास्ट टॉपिक किया था हायर बोरेन्स। अब आज हम पढ़ेंगे कार्बाइड्स। तो कार्बाइड्स क्या होता है? दे आर द बाइनरी कंपाउंड इन विच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अदर एलिमेंट हैविंग इक्वल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन इट। यानी कि कार्बाइड्स हमें समझ में आया कि बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि अगर सपोज करें कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, तो चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम से अटैच होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे कि वो बाइनरी कंपाउंड है। अब जो 4 अलग अलग एटम्स है, या तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इक्वल होनी चाहिए या उससे लेस होनी चाहिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बाइड्स कहते हैं। तो आप ये जो बोल्ड लेटर्स है ना, कार्बाइड से लेके देन इट, यहां तक आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कार्बाइड्स को हम किस तरीके से अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। तो देखो, पहला मेथड क्या है? बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एट हाई टेम्परेचर। यानी कि हम दो कोई ऐसे मेटल्स लें या एलिमेंट्स लें जिनको अगर हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराए तो हमें वो इजीली क्या दे? कार्बाइड्स दे दे। सेकंड क्या हो सकता है? बाय हीटिंग कार्बन विथ सम मेटल कंपाउंड प्रिफरली ऑक्साइड। यानी कि हम कार्बन के साथ ऐसा कोई मेटल लें या ऐसा कोई ऑक्साइड ले जिसकी रिएक्शन कराए तो वो हमें क्या दे? कार्बाइड्स दे। थर्ड है बाय हीटिंग द मेटल विथ वेपर ऑफ अ सुटेबल हाइड्रोकार्बन। यानी कि हम किसी मेटल के साथ अगर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करा के उसको हीट कराए तो भी हमें क्या मिले? इजीली कार्बाइड्स मिले। या फोर्थ मेथड क्या हो सकता है? बाय पासिंग एसिटाइलिन गैस थ्रू लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन ऑफ मेटल। यानी कि हम मेटल के अंदर अगर हम क्या पास करें? एसिटाइलिन गैस किसके थ्रू पास करें? अगर हम लिक्विड अमोनिया के थ्रू पास करें तो हमें क्या मिल जाए? कार्बाइड्स मिल जाए। तो ये कुछ जनरल मेथड्स प्रिपरेशन है कार्बाइड्स की, जो कि ओल्ड प्रिपरेशन है। ठीक है ना। फर्दर हम देखते हैं सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स क्या होते हैं। अब सॉल्ट है तो सॉल्ट से हमें समझ में आता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें अनायन एंड कैटायंस होंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है? सिमिलरली टू नॉर्मल सॉल्ट्स दिस कंपाउंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड अनायन एक्सेप्ट दिस कार्बाइड फॉर्म बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। यानी कि अगर हम सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स की बात करें तो हमें पता है कि सॉल्ट यानी कि उसमें कैटायनिक एंड अनायंस होंगे, कैटायंस एंड अनायंस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट ये बोलता है कि जो कार्बाइड्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड इंडिकेट दैट दे आर आयनिक इन नेचर। और जब हमने कार्बाइड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी तो हमें उन प्रॉपर्टीज के थ्रू पता चला कि कार्बाइड का नेचर कैसा होता है? वो तो आयनिक नेचर के होते हैं। Like ionic crystal, the carbide crystal are also colorless, transparent and bad conductor of electricity. अब जब हमने इनकी जो भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज देखी तो हमें ये तो पता चल गया कि इनका नेचर कैसा होता है। अभी इनका स्वभाव होता है ये आयनिक नेचर के होते हैं। अब जैसे आयनिक क्रिस्टल का क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो सेम ये सारी प्रॉपर्टीज किसके लिए होगी? कार्बाइड्स के लिए होगी, क्योंकि हमने उनको क्या कहा कि वो आयनिक नेचर के होते हैं। अब देखो आगे क्या बोलता है? एट रूम टेम्परेचर दे आर डिकम्पोज बाय वाटर एंड एसिड टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। ये इजीली रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। आप दीज कंपाउंड से लेके हाइड्रोकार्बन्स तक अंडरलाइन कर लीजिए। देखो फर्दर क्या कहता है? जनरली द कार्बाइड अनायन आर रिप्रेजेंटेड बाय CX होल टू द पावर n माइनस आयनिक कार्बाइड्स आर डिवाइडेड है। यानी कि इसने जनरल फॉर्मूला दिया है कार्बाइड एनायन को। कार्बाइड एनायन को हम जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ये इस तरीके का जनरल एक फॉर्मूला होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो इसमें जैसे जैसे हम वैल्यूज डालते जाएंगे x और n की, वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंट कार्बाइड्स आते जाएंगे। अब देखो जब अगर हमने x इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 4 डाला, जब x इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 4 डाला तो मेरे पास किस तरीके का कार्बाइड है? C4 माइनस अनाइन टाइप का कार्बाइड है, जिसे मैं क्या बोलूंगी? मीथेनाइट। क्लियर है? अगर इसमें मैं x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू भी 2 डालूं तो मेरे पास C2 द पावर 2 माइनस अनाइन टाइप का कोई भी कार्बाइड बनेगा, उसे मैं क्या बोलूंगी? एसिटिलाइड कार्बाइड। ठीक है, तो थर्ड अगर मैं x की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 डालूं तो C3 4 माइनस अनाइन टाइप का कार्बाइड बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? अलाइलाइड्स कार्बाइड। क्लियर है? तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम x और n की वैल्यू डालते जाएंगे वैसे वैसे मुझे मीथेनाइड्स, एसिटिलाइड्स और अलाइलाइड्स मिलते जाएंगे। अब हम
थोड़ा डिस्कस करेंगे ब्रीफली मीथेनाइट्स के बारे में। हमें पता है मीथेनाइट्स क्या होते हैं, C⁴ ठीक है। इस टाइप के कार्बाइड्स को हम क्या कहते हैं, मीथेनाइट्स, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, कार्बाइड ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कार्बाइड। यानी कि अगर हम कार्बाइड की बात करें तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम इस तरीके के कार्बाइड बनाने में बेस्ट होते हैं, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एट हाई टेम्परेचर। जनरली जो मीथेनाइट्स होते हैं ना, वो कौन बना सकता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, और हाई टेम्परेचर पे ही बनाते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे Be और सिर्फ C को हम हाई टेम्परेचर पे, देखो कितना हाई टेम्परेचर है, 2200 डिग्री सेल्सियस पर अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Be2C। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, BeO का जब मैं कार्बन से रिएक्शन कराऊंगी 1900 से 2000 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिलेगा, Be2C। यानी कि डिफरेंट प्रिपरेशन है कि हम Be2C किस तरीके से बना सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मीथेनाइट्स हमेशा हायर टेम्परेचर पे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब फर्दर देखो, दिस कार्बाइड यील्ड मीथेन ऑन हाइड्रोलाइसिस एज शोन इन बी। यानी कि जब मैं ये जो हमें बनाया Be2C, जब इसकी मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगी तो ये हमें क्या देंगे, मीथेन देंगे। पहली रिएक्शन देखो, Be2C का जब हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये आपको क्या देगा, CH4 दे रहा है, मीथेन दे रहा है, और Be का हाइड्रोक्साइड दे रहा है। वैसे ही जब एल्यूमिनियम की Al4C3 की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या देगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड देगा और मीथेन देगा। यानी कि अगर हम Be2C या Al2C यानी कि बेरिलियम या एल्यूमिनियम के जो कार्बाइड है, अगर उनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा, ठीक है। मीथेन से ही तो हमें क्या मिल रहा है, मीथेनाइड मिल रहा है, ठीक है। फर्दर देखो, एल्यूमिनियम कार्बाइड इज येलो कलर्ड कंपाउंड विथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये बता रहा है कि जो एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है वो येलो कलर का कंपाउंड होता है विथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और ब्रिक रेड Be2C हैज एंटीफ्लोरिनेट स्ट्रक्चर इन विच कार्बाइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 बेरिलियम आयन इन क्यूबिक ज्योमेट्री एंड ईच बेरिलियम आयन इज सराउंडेड बाय 4C4- आयन टेट्राहेड्रल। ये जस्ट ज्योमेट्री बनाई है जो कि आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो मीथेनाइड में से आप सिर्फ इतना ही करके आएंगे, ठीक है, या टेट्राहेड्रली तक आप टिक लगा लें। फर्दर देखो, एक बोलता है, डिस्पाइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, alkali and alkaline earth metal do not form this type of carbide. This is mainly due to the large size of carbide ion. Had alkali metal formed this type of carbide, the formula would have been M4C is structurally unstable molecule, because this type of compound, the metal ion is expected at tetrahedral hole, and each carbide ion would be surrounded by 16 alkali metal. This type of lattice would be highly unstable, ठीक है। Due to large size of alkali earth metal, cubic arrangement of cation will be unstable because then the metal ion and carbide ion cannot touch each other. Okay, देखो ये पैराग्राफ में जनरली इतना बता रखा है कि ये हमें पता है कि जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फिर भी ये कार्बाइड नहीं बना पा रहे हैं। क्यों ये बना पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रीज़न दिया है, क्योंकि जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना, उनका साइज़ क्या होता है, लार्ज, और लार्ज साइज़ वाले जो भी एटम्स है या मॉलिक्यूल है वो कभी भी कार्बाइड आयन को नहीं बनाते। तो इसमें इतना ही दे रखा है, तो ये आप अपने हिसाब से लिख लीजिए और इस पूरे पैराग्राफ को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। देखो सेकेंड हम पढ़ेंगे एसिटाइड्स, जिसका फॉर्मूला होता है C2 to the power 2-, ठीक है। देखो इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कार्बाइड आयन आर प्रेजेंट एज C2 to the power 2- आयन, alkali metal form M21C2 type of carbide, where alkaline earth metal form M2C2 type of carbide ion, and aluminium as well as lanthanide give Ln2,3C3 type of carbide ion। देखो अंडरलाइन कर लेना आप यहाँ तक। ये जनरली यही बता रहा है कि जो एसिटाइड टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन बना सकता है। वो एल्कली मेटल्स भी बना सकते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बना सकते हैं, प्लस वो लैंथेनाइड्स भी बनाते हैं, और किस किस टाइप में बनाते हैं वो आपको बता ही रखा है, ठीक है। फर्दर देखो एसिटाइड ऑफ CuAgAu, यानी कि अगर हम CuAg और AU के अगर एसिटाइड बनाएं तो वो एक्सप्लोजिव इन नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बता रखी है, तो आप इन्हें यहाँ यानी कि इन दीज कंपाउंड से लेके लास्ट एलिवेटेड टेम्परेचर तक आप इन्हें टिक करें, क्लियर।
पढ़ लेना। इसमें बस प्रिपरेशन बता रखी है कि अगर एल्कलाइन मेटल से बनाते हैं तो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर एल्कली मेटल से बनाते हैं तो किस तरीके से, और एल्कलाइन मेटल से बनाते हैं तो किस तरीके की प्रिपरेशन हो वो दे रखी है। अब देखो फर्दर कुछ रिएक्शंस दे रखी है। अमंग एसिटाइल कार्बन कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल, यानी कि इनको हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं। जब देखो CaO की रिएक्शन जब मैंने किसके साथ कराई, 3C के साथ कराई एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर देख लो कितना है, हाई है, तो हमें क्या मिल रहा है CaC2 + C। और फर्दर भी रिएक्शन देख रहे हैं आप देखिए आपको इसमें क्या क्या लिखना है। देखो इन दीज कंपाउंड से लेके आपको ये रिएक्शन सारी बतानी है, ये तीनों रिएक्शंस बतानी है। देन आपको ये भी बताना है कि जो ये प्योर CaC2 इज कलरलेस सॉलिड, इट हैज डिफॉर्म NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो CaCO2 का स्ट्रक्चर होता है किस तरीके का होता है, जो कि NaCl का स्ट्रक्चर होता है। द कार्बन-कार्बन बॉन्ड इज वेरी क्लोज टू द कार्बन-कार्बन बॉन्ड ऑब्जर्व्ड इन एसिटाइलिन, यानी कि जो कार्बन-कार्बन डिस्टेंस हमें इनमें देखने को मिल रही है वही की वही हमें किन में देखने को मिलती है, एसिटिलीन वाले में भी देखने को मिलती है। तो इसे आप डिस्क्रीट यूनिट तक पूरा अंडरलाइन करें, यानी कि पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ तक अंडरलाइन करना है, इसके बाद का आपको नहीं पढ़ना। देखो थर्ड हम पढ़ेंगे अलालाइड्स। अलालाइड्स का क्या फॉर्मूला होता है, C3⁴। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अलालाइड्स है वो हम सिर्फ मैग्नीशियम कार्बाइड ही फॉर्म करते हैं और कोई भी मेटल फॉर्म नहीं करता, सिर्फ मैग्नीशियम कार्बाइड ही फॉर्म करते हैं। और जब हम अलालाइड्स को हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो हमें क्या बनेगा, प्रोपाइन। अलालाइड्स की कुछ रिएक्शन दे रखी है। देखो हमें पता है कि जो अलालाइड्स है वो सिर्फ कौन देता है, मैग्नीशियम कार्बाइड। तो देखो हमने मैग्नीशियम का कार्बाइड लिया, Mg2C3 का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपाइन मिलेगा और हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइन इट इज अज्यूम्ड दैट इट कंटेन सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड as anion. It may be prepared by heating magnesium acetylide at 200 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सिंपल से हमें पता है कि जो अलालाइड्स होते हैं वो कौन बनाता है, मैग्नीशियम कार्बाइड ही बनाते हैं। जब हमने मैग्नीशियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज कराया तो हमें क्या मिला, प्रोपाइन। प्रोपाइन मिला तो हमें पता चल गया कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो जो मैग्नीशियम कार्बाइड को हम किस तरीके से बना सकते हैं, जब MgC2 को 200 डिग्री सेल्सियस पे मैं रिएक्ट कराऊंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम कार्बाइड। ये Mg2C3 क्या है, मैग्नीशियम कार्बाइड प्लस कार्बन हमें मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके के कार्बाइड्स पढ़े हमने, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स क्या होते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स कार्बन एटम occupied the octahedral interstitial void of the metal, hence these compounds are known as interstitial कार्बाइड्स। तो समझते हैं कि ये होते क्या है। तो देखो इंटरस्टिशियल कार्बाइड को समझने के लिए इस डायग्राम से समझते हैं। आपको इन सर्कल्स के बीच में ये गैप्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इन गैप्स के अंदर अगर कोई भी कार्बन एटम ऑक्टाहेड्रली प्रेजेंट है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या कहा है, देखो इसने ये कह रखा है कि वो कार्बन एटम जो कि ऑक्टाहेड्रली इंटरस्टिशियल वॉइड ऑफ मेटल्स में प्रेजेंट हो, यानी कि वॉइड्स ऑफ मेटल्स किसे कहते हैं, ये जो सर्कल्स के बीच में आपको गैप्स दिख रहे हैं ना, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। तो अगर कोई भी कार्बन एटम इन सर्कल्स के बीच में अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। आगे देखें कि ट्रांजिशन मेटल्स आर एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड बिकॉज by the theoretical calculation, critical radius of a metal comes out to be approximately 1.3 angstrom. In other words, the radii of a metal should be 1.3 angstrom or more. देखो सबसे पहले हमने समझा कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने बोला कि ऑक्टाहेड्रली उन वॉइड्स में अगर कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। फिर आगे हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल कार्बाइड सबसे ज्यादा अच्छे से कौन प्रिपेयर कर सकता है, ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स अप्रोप्रिएट होते, बेस्ट चॉइस होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स के लिए। क्यों, क्योंकि अप्रॉक्स रेडियाई कितनी होती है उसकी, 1.3 एंगस्ट्रॉम, और हमें भी इतनी ही रेडियाई चाहिए होती है। फर्दर देखते हैं तो मेटल लाइक टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, वेनेडियम, नेप्टियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये जितने भी जो मेटल्स है डी एलिमेंट के, वो किस टाइप के कार्बाइड्स बनाते हैं, MC टाइप के कार्बाइड्स को फॉर्म करते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबिक क्लोज पैक। वहीं
अगर बात करें VMO और W की, तो वो MC टाइप के कार्बाइड्स तो बनाते ही बनाते हैं, पर वो M2C टाइप के कार्बाइड्स भी फॉर्म करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें मेटल्स लाइक Cr, Mn, Fe, CO, निकल, ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनाते ही नहीं है। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनकी जो रेडियाई होती है वो स्मॉलर होती है 1.3 एंगस्ट्रॉम। इससे हमें एक बात पता चली कि वही ट्रांजिशन मेटल जिनकी रेडियाई 1.3 एंगस्ट्रॉम है, वही इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। अगर रेडियाई उनकी 1.3 से कम है तो वो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स फॉर्म कर ही नहीं सकते। दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बाइड बिकॉज they form different type of carbide in which metal lattice is so deformed that atom begin to interact mutually। यानी कि इतने स्मॉलर होते हैं कि उन आपस में एटम्स म्यूचुअली इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आप यहाँ तक अंडरलाइन करें। फिर यहाँ से देखते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड कार्बन फॉर्म MC बॉन्ड आफ्टर ब्रेकिंग इट्स ओन CC बॉन्ड। दिस इंडिकेट दैट इन दिस कार्बाइड MC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड। देखो, जब भी इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स फॉर्म होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो तो ब्रेक होता है, और MC बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो MC बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन कार्बन कार्बन बॉन्ड। दिस इज वाई इंटरस्टिशियल कार्बाइड आर हार्ड एंड इनफ्यूजिबल कंपाउंड विच हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। इसी वजह से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इनफ्यूजिबल होते हैं, और इनमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती है जो मेटल्स में होती है, जैसे कि मेटलिक लेक्चर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। आगे देखो, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड जनरली आर ऑफ इनर्ट नेचर। यानी कि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, इनका नेचर कैसा होता है, इनर्ट होता है। ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, खुद ही एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड HCl, HF and with air at a temperature higher than 1000 डिग्री सेल्सियस। कुछ है कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स है जो कि कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, और उनका टेम्परेचर क्या होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये था इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट कार्बाइड्स। कोवलेंट कार्बाइड नाम से पता चल रहा है कि जो वो कार्बाइड जो कि कोवलेंट नेचर को शो करते होंगे, सहसंयोजकता बंध को शो करते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ऑल्दो सम कार्बाइड लाइक Be2C हैव पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर, ओनली 2 कार्बाइड दोज ऑफ बोरोन एंड सिलिकॉन आर ट्रू कोवलेंट कार्बाइड। अगर हम कुछ कार्बाइड्स की बात करें, जिसमें अगर हम बात करें Be2C की, तो जो Be2C है वो पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब होता है कि आधा, तो यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 50% आयनिक करेगा तो 50% कोवलेंट कैरेक्टर करेगा, उसे हम कहते हैं पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। सिर्फ 2 ही कार्बाइड्स है। 2 कौन से कार्बाइड है, एक तो बोरोन के और सिलिकॉन के। सिर्फ ये बोरोन और सिलिकॉन के कार्बाइड्स ही ऐसे हैं जो कि प्योरली कोवलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, यानी कि इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि ये कोवलेंट कार्बाइड्स होते हैं। अगर सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें SiC की, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोरंडम, जिसको हम कहते हैं ये बहुत हार्ड होता है, इनफ्यूजिबल होता है, स्टेबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड इज फॉर्म टू एग्जिबिट 3 क्रिस्टलाइन मॉडिफिकेशन। देखो ये क्या कह रहा है, जो सिलिकॉन कार्बाइड है ना वो 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आगे यहाँ से देखो कि कार्बोरंडम इज प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ सिलिका बाय कार्बन इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। कार्बोरंडम क्या है, SiC। ठीक है, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड को ही हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोरंडम। इसकी प्रिपरेशन देखते हैं हम। देखो, जब SiO2 का हमने रिएक्शन किससे कराई, कार्बन से। जब हमने इनको फ्यूज कराया, इनकी रिडक्शन कराई, तो हमें क्या मिल गया, हमारा कार्बोरंडम, यानी कि SiC प्लस CO2। बोरोन कार्बाइड यानी कि B4C की अगर हम बात करें, तो इट इज ऑल्सो वेरी हार्ड, इनफ्यूजिबल एंड अनरिएक्टिव सब्सटेंस विच इज प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ B2O3 विथ कार्बन इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। दिस हैज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी कि 2 के स्ट्रक्चर देखे हमने। सबसे पहले हमने देखा SiC का, उसके बाद हमने देखा कि B4C भी होता है जो कि हार्ड सब्सटेंस होता है, इनफ्यूजिबल होता है, पर ये क्या होता है, अनस्टेबल, अनरिएक्टिव होता है। और इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, B2O3 की रिएक्शन किससे कराते हैं हम, जब कार्बन से कराएंगे इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कोवलेंट कार्बाइड्स के बारे में। तो चलिए आगे हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कार्बाइड्स देख लेते हैं। पहली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। ठीक है, देखो जब कैल्शियम कार्बाइड को हम यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन, ठीक है,
और एसिटिलीन कहाँ यूज आती है, विच इज यूज इन द वेल्डिंग एंड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इथेनॉल, विनाइल प्लास्टिक, वेरियस सॉल्वेंट। यानी कि देखो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, उसको हम किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं, एसिटिलीन की। और ये एसिटिलीन कहाँ यूज आता है, वेल्डिंग में आता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करने में भी काम में आता है, जैसे इथेनॉल, विनाइल प्लास्टिक एंड वेरियस सॉल्वेंट। इट यील्ड्स एसिटिलीन एज सून एज इट कम इन द कॉन्टेक्ट विद द वाटर एट रूम टेम्परेचर। और ये फटाफट जैसे ही ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है एट रूम टेम्परेचर पे, फटाफट ये एसिटिलीन फॉर्म कर लेता है, जिसकी रिएक्शन दे रखी देखो CaC2 की। यानी CaC2 क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड की जब रिएक्शन वाटर से कराई थी, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और C2H2 बनाएगा। C2H2 क्या है, एसिटिलीन। देखो सेकंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में भी आता है। देखो कैल्शियम कार्बाइड विच में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ लाइम एंड कोक at a cheaper rate react directly with atmospheric nitrogen at इतने टेम्परेचर पे to give the calcium cyanamide। देखो फर्टिलाइजर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, जब कैल्शियम कार्बाइड की हम रिएक्शन किससे करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। और कितने टेम्परेचर पे, 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम साइनामाइड, जिसे हम नाइट्रोलिम भी बोलते हैं। आपको देखो नीचे रिएक्शन दिख रही है, जब CaC2 को रिएक्शन करेंगे N2 से तो हमें क्या मिलेगा, CaCN2 प्लस C। इसे CaCN2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम, याद रख लेना। द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड ग्रेफाइट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दिस इज नोन एज नाइट्रोलिम एंड इट इज यूज्ड एज, इसे हम कैसे यूज करते हैं, नाइट्रोजीनियस मैन्योर। बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस विथ वाटर इट प्रोड्यूस अमोनिया। यानी कि एक तरीके का हमारा क्या है, नाइट्रोलिम एक फर्टिलाइजर है। क्लियर है। देखो फर्दर क्या बोल रहा है कि कैल्शियम साइनामाइड एज सून एज इट comes in contact with water it hydrolyze and convert nitrogen into the compound which may easily used by plant। देखो जैसे कैल्शियम साइनामाइड बना, ये जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, फटाफट हाइड्रोलाइज हो जाएगा और नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू द कंपाउंड विच इज, और इस कंपाउंड को हम फटाफट किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इजीली प्लांट ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है एज अ कटिंग टूल एंड रिफ्रैक्टिव मटेरियल। देखो इंटरस्टिशियल एंड कोवलेंट कार्बाइड्स ड्यू टू देयर हार्ड एंड इनफ्यूजिबल एंड इनर्ट नेचर आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज एज कटिंग टूल एंड रिफ्रैक्टिव मटेरियल। क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स होते हैं, कोवलेंट कार्बाइड्स होती है, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इन्फ्यूजिबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, कटिंग टूल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। हार्डनेस ऑफ SiC ऑन, ओके देखो कोवलेंट कार्बाइड्स में हमने क्या पढ़ा था, SiC सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में। तो इसको हम इसकी यूनिट मतलब इसकी यूनिट को किस तरीके से लिखते हैं, मो स्केल में हम यूज करते हैं। वेयर इज द सेक ऑफ द कंपैरिजन द हार्डनेस ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज नेचर इज डायमंड। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो अगर हम हार्डनेस की बात करें सिलिकॉन कार्बाइड की, तो उसे हम मोह में करते हैं और उसकी स्केल की रेटिंग कितनी होती है, 9.5 होती। पर जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हम जानते हैं वो क्या होती है, डायमंड, जिसकी स्केल की रेटिंग क्या होती है, 10। देखो अब बात अगर हम करें फोर्थ की, एज सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। दो प्योर SiC is a good conductor of heat, doping of a suitable impurity make it very useful intrinsic semiconductor। देखो जिस तरीके से सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग यानी क्या होता है कि किसी भी प्योर सब्सटेंस में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करें तो उसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग। तो ये यही बोल रहा है कि वैसे तो अगर हम प्योर SiC की बात करें तो वो तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पर अगर हम प्योर SiC में अगर थोड़ी सी डोपिंग कर दें हम, तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि अगर जैसे हम SiC में, प्योर SiC में अगर हम डोपिंग कर देंगे तो वो किस तरीके से यूज करेगा, वो हमें इलेक्ट्रिकल थर्मिस्टर जैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम कार्बोरंडम की बात करें कि अगर हम कार्बोरंडम में अगर लिमिटेड इम्प्योरिटी अगर हम डालें बिल्कुल नाप तोल के, तो हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम उसको ट्रांजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, रेक्टिफायर, डायोड और इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। हमारी फिफ्थ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है एज एब्रेसिव एंड ग्राइंडिंग टूल। Due to their extreme hardness, carbide are used as grinding abrasive powder। देखो
हम पढ़ते आ रहे हैं, कोवलेंट कार्बाइड में भी पढ़ा, इंटरस्टिशियल कार्बाइड में भी पढ़ा कि इनका नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है, इन्फ्यूजिबल होता है और स्टेबल सब्सटेंस होता है, इसलिए हम उन्हें ग्राइंडिंग में भी काम में लेते हैं और कटिंग टूल्स में भी काम में लेते हैं। 6 देखो, अदर एप्लीकेशंस क्या होती है, कार्बाइड ऑफ अदर मेटल particularly those of chromium, Mn, Fe, Co, Ni are used in the different industries. For example, carbide of iron, cementite, Fe3C is an important constituent of steel.